हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 5 जनवरी। और आज हम 5 जनवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फटाफट से 4 जनवरी के करंट अफेयर्स को रिविजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी जो आल्टन कैपिटल है, जो कि हर 3 महीने में विश्व में पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करती है, इसने अभी किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा दिया था? तो यूएई के। जबकि इसने भारत की रैंक क्या बताई थी? तो 66। अभी पृथ्वी के आवरण का अध्ययन करने के लिए किस देश ने गहरे समुद्र में एक खनन पोत जिसका नाम है मैंगाजियांग, इसको भेजा है? तो ये साथी चीन के द्वारा। और मैंगाजियांग का अर्थ क्या होता है? तो चीनी भाषा में इसका अर्थ होता है सपना। दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो ये बना था आपका पंजाब। अभी साथी जो वेद प्रकाश नंदा थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको ये बताना था कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद थे। और ये साथी वही वेद प्रकाश नंदा है जिनको 2018 के अंदर भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? तो जम्मू कश्मीर। जबकि पीएम विश्वकर्मा योजना ये लॉन्च कब की गई थी? 17 सितंबर 2023 को मोदी जी के द्वारा। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का जो 58वां सम्मेलन है, ये कहां पर हुआ था? तो राजस्थान के जयपुर के अंदर। पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी बनी है? तो ओला इलेक्ट्रिक। अभी इसरो यानी कि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहली बार अपने संचार सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-20, इसको किस अंतरिक्ष कंपनी की मदद से लॉन्च करेगा? तो ये करने वाले साथ स्पेस एक्स की मदद से। और किस रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा? फाल्कन 9 रॉकेट का। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने यूपी के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का अनावरण किया था? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। सुखसेस जो मसरा है, इनको किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो 4 देश के। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले, इनकी जो जयंती है ये किस दिन मनाई जाती है? तो दरअसल 3 जनवरी को। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का आपका पहला प्रश्न है कि अभी जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है साथियों प्रो BR कंबोज। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। डी के साथियों ये जो प्रो BR कंबोज है, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जिनको भी MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो साथियों MS स्वामीनाथन पुरस्कार है, ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने कृषि के क्षेत्र में कुछ उन्नत प्रयास किए हों। बात करें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में, तो इसकी शुरुआत तो हुई थी 2004 के अंदर, लेकिन पहला जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया था? तो डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग को 2005 के अंदर, जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। लेकिन अगर आपसे भारत में पूछें तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और अभी साथियों सितंबर महीने के अंदर ही जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, इनका 28 सितंबर को निधन भी हो गया था। अब ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए। ये अवार्ड हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़े हैं और हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं। एक बार आप लोग इनको फिर से रिवीजन कर लीजिए। अभी निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये 2 व्यक्तियों को, डैनियल बैरनबॉय और अली अब्बू अब्बाद को निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा? तो संजीव को। और इनका उपन्यास क्या था? तो मुझे पहचानो। जो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह हैं, इनको किस देश के द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो भूटान के द्वारा। और जो नाम साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा है पुष्पा भारती, ये नाम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको भी 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनका उपन्यास क्या था? तो याद है और याद है। इसी उपन्यास के लिए जो पुष्पा भारती हैं,
इनको 33वें ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये नाम और याद रखिएगा। अब आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ऐसा करने वाले साथी जो राज्यपाल बने हैं, ये बने भी हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। और ये भी पूछ सकता है साथियों कि जो आयुष्मान भारत योजना है, इसे लॉन्च कब किया गया था? तो सन 2018 के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या था? तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना। और अभी हम लोगों ने जनवरी 2024 के अंदर ही हरियाणा से एक स्कीम पड़ी थी कि जो वन टाइम सेटलमेंट योजना है, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? तो हरियाणा सरकार ने। मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं कि यह मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न देखिए, अभी जो विदेश मंत्रालय है, इसके जो नए प्रवक्ता हैं, ये कौन बने हैं? तो ये बन चुके साथी रणधीर जायसवाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रणधीर जायसवाल। ये जो रणधीर जायसवाल है, ये 1998 बैच के IFS अधिकारी हैं। और यदि आपसे पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो अरिंदम बागची का। क्योंकि जो अरिंदम बागची हैं, इनको जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अभी दोस्तों अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो CISF है, इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? तो नीना सिंह। CRPF का नया महानिदेशक ये किससे बनाया गया था? तो अनीश दयाल सिंह को। जबकि जो ITBP है, यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके नए महानिदेशक ये कौन बने थे? तो राहुल राजगोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को अभी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो ये दिया गया साथी हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथी हाटी समुदाय है, ये हिमाचल प्रदेश का जो सिमरोला जिला है, यहाँ के ट्रांसगिरी में रहती है। और इसको भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। दरअसल साथी जो लोकसभा है, इसने 2022 के अंदर ही दिसंबर में हाटी समुदाय को जो है ये अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। लेकिन इसे दर्जा कब दिया है? तो 2024 के अंदर। बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। और यहाँ की 2 राजधानी है, एक तो समर, दूसरी विंटर। समर देखने को मिलेगी आपकी शिमला, जबकि विंटर क्या है? तो धर्मशाला। यहाँ के 5 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एग्जाम में पूछ चुका है। एक तो ग्रेट हिमालय, दूसरा पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा और सिम्बलवाड़ा। ये 5 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अभी हमने 2024 के अंदर ही अभी हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है, यहाँ पर जो पोंग बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी सीमाओं से लगे 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन के बारे में साथियों हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले भी पढ़ा था कि जो ब्रिक्स है, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसमें भी 1 जनवरी 2024 को 6 देशों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। जिसमें से साथियों जो अर्जेंटीना है, इसने शामिल होने से इनकार कर दिया था। और जबकि 1 जनवरी 2024 को इस शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है, ये रूस करने वाला था। और इसमें जो 5 देश है साथियों, ये पूर्णकालिक सदस्य भी बन चुके हैं। और अब जो ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या है, ये कितनी हो चुकी है? तो 10 में से आपको 5 कौन कौन से हैं जो कि नए शामिल हुए हैं, तो याद आराम से रख सकते हो। एक तो साथियों ICS में 3 देश शामिल हैं। ICS 3 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका इजिप्ट याद रखोगे, दूसरे याद रखोगे आप लोग ईरान, और तीसरे याद रखोगे इथियोपिया। और 2 देश इसमें शामिल है साथियों UAE और सऊदी अरब। तो अब इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है, ये 10 हो चुकी है। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो पहला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये 2009 में रूस में ही आयोजित किया गया था। और इसका साथ जो साउथ अफ्रीका देश है, ये 2010 में ब्रिक्स का सदस्य बना था। अब दोस्तों आज के ज्ञान के अंदर देखिए, इन क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले भी पढ़ा था कि जो हाल ही में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नया सदस्य देश कौन सा बना था? तो ये बना था आपका ईरान देश, जो कि 9वां मेंबर बना था।
जो G20 है इसका नया सदस्य कौन बना था? तो पूरा अफ्रीका यूनियन, जिसमें 55 देश शामिल हैं। और अब साथ ही जो G20 है इसका नाम हो गया G21, क्योंकि इसमें क्या है कि दो तो हो गए संघ शामिल, एक तो यूरोपीय यूनियन और दूसरा अफ्रीका यूनियन, जबकि इसमें 19 सदस्य देश शामिल हैं। आसियान का जो नया सदस्य है ये कौन सा बना था? तो तिमोर लेस्ते, जो कि 11वां सदस्य बना है इसका। अगला प्रश्न देखिए, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है? तो ये सत्य नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, या तो इसका आंसर केरल या फिर कर्नाटक होगा, लेकिन इसका जो आंसर है ये केरल होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, ये जो के स्मार्ट ऐप है ये देश में अपनी तरह की पहली प्रणाली है। और इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो केरल में साथियों जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं ये अब के स्मार्ट ऐप पर ही उपलब्ध हो जाएंगी, एक ही क्लिक के माध्यम से। बात करें केरल के बारे में, तो राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री यहाँ के पिनराई विजयन, जबकि राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न देखिए, अभी कई राज्यों में जो ट्रक ड्राइवर हैं इन्होंने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किया था? तो ये क्या था साथियों? भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, संसद ने क्या है कि जो आईपीसी है इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता का कानून पास किया है। हालांकि इसे लागू होने में पूरा 1 साल लग जाएगा और ये लगभग दिसंबर 2024 तक लागू होगा। अब ये समझ लेते हैं कि ये हिट एंड रन कानून है क्या। साथियों, जो हिट एंड रन कानून है यानी किसी को टक्कर मारकर भाग जाना, ऐसे मामले के लिए क्या है कि सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में क्लोज 6 में कुछ प्रावधान किए हैं, जैसे कि जो कोई भी ट्रक ड्राइवर लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर साथियों एक्सीडेंट के बाद पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट को सूचना देता है तो उसकी जो सजा है ये थोड़ी कम हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 10वां जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होने वाले साथियों पेट्र फियाला। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, जो 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसका 10वां जो संस्करण है गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है और ये 2 दिवसीय सम्मेलन है जो कि 10 से लेकर 12 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसका विषय क्या रहने वाला है? तो गेटवे टू द फ्यूचर। और 10वां जो शिखर सम्मेलन है इसमें चेक गणराज्य भी भागीदार देश है। इस आयोजन में लगभग 30 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे, जिसमें से जो तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हैं जोस रामोस हार्टो ये भी शामिल होने वाले हैं। संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नायन ये भी इसमें शामिल होने वाले हैं। जबकि जो मोजाम्बिक के राष्ट्रपति हैं फिलिप न्यूसी ये भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल। जबकि राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व ब्रेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है हर साल 4 जनवरी को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, जो विश्व ब्रेल दिवस है ये लुइस ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है हर साल और ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और ये जो लुइस ब्रेल थे ये ब्रेल भाषा के आविष्कारक थे। एक बार बाकी के ऑप्शनों को और देखिए, अभी हम लोगों ने 1 जनवरी से 2 दिवस पढ़े थे। एक तो पढ़ा DRDO का स्थापना दिवस जो कि इस बार 66वें नंबर का मनाया था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ग्लोबल फैमिली डे है ये भी हर साल मनाया था आपका 1 जनवरी को। 3 जनवरी से हम लोगों ने अभी इसी क्लास में पढ़ा है कि जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को। और 9 जनवरी को हर साल मनाया था आपका प्रवासी भारतीय दिवस। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, अभी 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला चाहते नादिया कैल्विनो के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों नादिया कैल्विनो है ये यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक की 8वीं अध्यक्ष बनी है और ये इस संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी हैं।
इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो जर्मनी के बर्नर होयर का। अब बात करते हैं यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1958 को। मुख्यालय है लग्जमबर्ग के किचनबर्ग में। और वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 27। अब एक बार आप लोग बाकी के ऑप्शन और देखिए, जिनका नाम लिखा है ऑप्शन नंबर बी में डिल्मा रूसेफ। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष बनी थी। जिनका नाम लिखा है ऑप्शन नंबर डी में कैथरीन एम रसेल। ये यूनिसेफ की वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जो कानूनी सेवा प्राधिकरण है यानी कि नालसा, इसका जो कार्यकारी अध्यक्ष है ये किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया साथियों संजीव खन्ना को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, इनको नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो एस.के. कौल का। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के बारे में यानी कि नालसा के बारे में। तो 1987 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत ये स्थापित एक वैधानिक निकाय है। और ये जो संगठन है ये समाज के जो कमजोर वर्ग हैं इनको मुफ्त में कानूनी सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नालसा का जो नेतृत्व है ये भारत के हमेशा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? तो 50वें नंबर के सीजी हैं आपके डी.वाई. चंद्रचूड़। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी किसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये कह सकते हो केरल के मुख्यमंत्री आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आपसे पूछें कि इस पुस्तक को लिखा किसके द्वारा है, तो साथियों आरिफ मोहम्मद खान और गीता सिंह के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ये और याद रखिएगा आप लोग। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी वर्ष 2030 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा जो राज्य है ये शीर्ष पर रहा है। और ये भी बताइएगा कि कितने बाघों की मृत्यु हुई थी। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।